गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो हेलो। Good afternoon, sir. या गुड आफ्टरनून। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने आईएसओ स्टैंडर्ड्स जो है ये डिस्कस किया था। सो आईएसओ स्टैंडर्ड्स बेसिकली जैसे फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर वी हैव आईएसओ प्रोडक्ट और आईएसओ मार्क। एग्जैक्टली सेम वे वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज आईएसओ मार्क for softwares and many other things. So software is also included in one of them. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए आईएसओ मार्क या आईएसओ पैटर्न बना था, बट लेटर वी हैव एडेड सॉफ्टवेयर ऑल्सो इन दिस कैटेगरी। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन टूडेज लेक्चर। सो आई जस्ट स्टार्ट विद टूडेज लेक्चर। एज यू कैन सी दिस इज आवर टॉपिक। एक बार क्विकली समझ लेते हैं। नाउ यहाँ पे देखो, वी हैव फ्यू थिंग्स। फर्स्ट इज ISO इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब इन ग्लोबलाइज्ड एरा लाइक 1991 से हम लोगों ने LPG रिफॉर्म्स लिए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद क्या हुआ, वी हैव मैनी कॉल सेंटर्स जो इंडिया में है, बराबर है। वी हैव सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो इंडिया में है। देन वी हैव सच अदर कंपनीज। देन अब देखो कि आज के टाइम पे वी हैव सैमसंग जो इंडिया में फ़ोन बनाता है। अब इंडिया में फ़ोन बनाने का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रहा है। वी हैव मैनी लैपटॉप्स। अब ये लैपटॉप में अगर आप देखोगे, द हार्डवेयर पार्ट कम्स फ्रॉम चाइना, ऑपरेटिंग सिस्टम US से, उसका जो स्क्रीन टच स्क्रीन फैसिलिटी आई कैन से इट्स कमिंग फ्रॉम जर्मनी और समवेयर। देन उसके आगे उसको असेंबल जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग इंडिया में कर रहे हैं। सो एज यू कैन सी देर आर सो मेनी प्लेसेस विच आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वन प्रोडक्ट। इट माइट बी अ सॉफ्टवेयर, इट माइट बी अ प्रोडक्ट। सो अगर हम लोग लैपटॉप की बात कर रहे हैं, वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो यहाँ पे अब it should not happen कि if some laptops are coming from China, जैसे यहाँ पे उसका हार्डवेयर या चिपसेट जो है वो चाइना से आ रहा है, तो क्वालिटी वो चाइनीज प्रोडक्ट जैसा है। सम ऑपरेटिंग सिस्टम कमिंग फ्रॉम US, तो उसका क्वालिटी अलग है। द स्क्रीन्स विच वी आर यूजिंग दे कमिंग फ्रॉम जर्मनी और समवेयर एल्स, रशिया से, तो उसका क्वालिटी अलग है। नहीं, इट शुड बी सेम इंटरनेशनली। सो वेरेवर वी यूज दिस प्रोडक्ट, वो सब जगह पे उसका क्वालिटी रिमेन्स और इट शुड बी सेम। दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ ISO. So whether I use that software or a product in India or out of India, or whether we are accessing in India or out of India, whether we are manufacturing in India or out of India, the quality remains same. That is the main purpose of International Standard Organization. I hope this is very clear to everyone. So अगर मैं Facebook, if I use in India or in US, बराबर है, the quality, the standard protocols remains the same, except for protocols or rules which are specifically there as per the cultural practice or socio-economic status of that place, some religious practices which are followed by that country, है ना। सो उसके हिसाब से कुछ चीज़ें जो हम लोग बताएंगे उसमें डिफरेंस आएगा, बट द ओरिजिनल क्वालिटी रिमेन्स सेम फॉर एवरीवन। इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर, जैसे वी आर यूजिंग MS Team for now. It might be possible that many big MNCs are also using this MS Team, or I'm using Gmail. There are people who are also using Gmail, the paid service, but it doesn't create much difference.
बिकॉज फ्री में जो चीजें आपको प्रोवाइडेड है उसमें भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, पेड वाले में भी नहीं होगा। हाँ, कुछ फंक्शंस आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे बट क्वालिटी रिमेन्स सेम। ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट द क्वालिटी, ISO स्टैंडर्ड आपको क्वालिटी बताता है। तो अगर मैं जीमेल जैसा कोई अगर सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, सो मेंटेनिंग द सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, और वो आपको यहाँ पे मेंटेन करने आना चाहिए। तो वही कुछ पॉइंट्स, वही कुछ फैक्टर्स पे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। I'll just open this document. See, we have something which is called as ISO standard. Last time हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो अब आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स और उसका क्वालिटी डिफाइन करने के लिए, या उसका क्वालिटी जज करने के लिए, या उसका क्वालिटी प्रूफ करने के लिए वी हैव डिफरेंट ISO स्टैंडर्ड्स। सम माइट बी 9000, 9001, 14000, 15000, ऐसे अलग अलग नंबर्स आपको मिलेंगे। सम स्टैंडर्ड्स, ISO स्टैंडर्ड्स आर स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन अ क्वालिटी SDLC स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे ISO स्टैंडर्ड जो एक प्रोडक्ट क्वालिटी है वो हम लोगों ने मेंटेन किया है कि नहीं, ये कभी पता नहीं चलेगा। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। जस्ट इमेजिन कि आप TY स्टूडेंट्स है, यू आर अबाउट टू डेवलप योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। अब इफ आई से कि आपने ISO स्टैंडर्ड्स पढ़े हुए, सो दिस ISO स्टैंडर्ड और द क्वालिटी ऑफ और द स्टेप्स और गाइडलाइंस, I can say guidelines provided by ISO should also be included in your final project or software. अब आप देखो कि it's quite difficult for us to develop this project itself, है ना? It is so difficult task. अगर आपने पहले कभी नहीं बनाया तो ये ऑलरेडी ये डेवलपमेंट ही हम लोगों के लिए डिफिकल्ट है। एंड नाउ इफ यू से कि आई ऑल्सो सपोज टू फॉलो दिस गाइडलाइंस, तो मेरा काम जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। या तो मैं ये गाइडलाइंस फॉलो कर पाऊंगा या प्रोजेक्ट बना पाऊंगा। अगर दोनों को मैं अगर पकड़ के चलूंगा तो एक भी चीज ढंग से नहीं होगा। दैट्स ट्रू फॉर एवरीवन, वेदर वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स और प्रोफेसर भी अगर बनाएंगे तो उनसे भी नहीं होगा ये, क्योंकि एक साथ दो चीजें मेंटेन करना इजी नहीं होता है और डिफिकल्ट होता है, और कोई ना कोई एक चीज छूट ही जाएगा। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये सब मेहनत जो है ना वो, और ये मिस्टेक्स ना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। लेट्स सपोज वी हैव वन MNC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दिस विल प्रिपेयर वन मैनुअल। ठीक है, पूरा एक मैनुअल बना दिया और उसमें उन्होंने कैटेगराइज कर दिया, लाइक स्टेप बाय स्टेप procedure to develop mobile app. ठीक है, then same way step by step procedures to develop website. इसके अंदर भी वापस सब कैटेगराइजेशंस रहेंगे। websites, now we have categories, step by step procedures to develop college website और बैंकिंग वेबसाइट, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी अगर आपको एक मैनुअल दे दिया है और आपको बोल रहा है कि दिस आर द स्टेप्स, दिस आर द, यहाँ पे आपको जो दिया है दिस मैनुअल इज अ स्टैंडर्ड स्टेप्स और रूल्स और guidelines which we supposed to follow. So this makes things way better and simple. तो आपको अभी मैं नोट्स में अगर कुछ पढ़ूंगा तो आपको वो समझेगा अगर आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दिए हुए। जैसे इफ आई गो टू गूगल and if I just type step by step procedure develop website book, तो ये देखो अभी यहाँ पे आपको क्या बोला, ऑनलाइन गाइड, बराबर है। तो अब ये जो है ना,
ये आपको क्या बता रहा है, अ स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे आपको एक कंप्लीट जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड आईएसओ ये वो जो भी हम लोग स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है, तो वैसे एक प्रोफेशनल वे में हम लोग क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे ना, वो यहाँ पे दिया हुआ है आपको। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे जाके इफ आई जस्ट गो टू बुक्स, सो यहाँ पे आपको अलग अलग बुक्स मिल जाएंगे, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट स्टेप बाय स्टेप। तो अब मैंने क्या किया है, हम लोगों का इंस्टीट्यूशन जो है वो ऐसे सालों से ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, तो हम लोगों ने ऐसा एक बुक बना दिया। तो अब ये बुक बनाने का मतलब क्या होगा कि आपको डिटेल में पता रहेगा कि ओके ये बुक में जो आपको स्टेप्स दिए वो आपको फॉलो करना है। तो अभी जब आपको ये स्टेप्स अगर फॉलो करना है, मतलब इट गेट्स क्वाइट इजी फॉर यू टू लर्न और डिजाइन समथिंग। देखो यहाँ पे डिजाइन का दिया है, वेब डिजाइनिंग कैसे होगा। तो अब ये तो रेफरेंस बुक्स है जिसको पढ़ पढ़ के हम लोग सीखेंगे, लेकिन अगर मैं ऐसे ही आपको एक बुक दे दूँ जिसको देख देख के, जिसमें से चीजें पढ़ पढ़ के यू कैन ईजिली, देखो यहाँ पे आपको दिया है आइडेंटिफाई द कंटेंट क्रिएट, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ओके मुझे अगर इस पे जाना है यहाँ पे कहीं पे, तो वी हैव सम बुक्स प्रोवाइडेड हियर, कुछ पेजेस आपको दिए हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, गोल ऑफ दिस बुक, डाइवर्सिटी, ये सब स्टेप्स दिए हुए हैं। अब मुझे इसको पढ़ना है, फॉलो करना है, क्या चीज़ हम लोग क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको बताया हुआ है। और ये मैं वो ये सेम चीज़ें जो है मैं पढ़ पढ़ के वो वे में बनाते जाऊँगा। तो अब क्या हो गया, मुझे वो जो स्टैंडर्ड क्या प्रोसीजर है क्या है ये सब देखने की समझने की है ना, ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे हाउ टू ये इंटरनेट वर्सेस वेब क्या होगा, द बिग कंसेप्ट जो हम लोग को बनाने हैं, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाना है, एक सिंपल पेज स्टार्ट विद द कंटेंट। तो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए हुए हैं, देखो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, एक्सरसाइज दिया हुआ है क्या करेंगे, ये गाइडलाइंस दिए हुए हैं। ये देखो अगर मुझे विंडोज पे बनाना है क्या फॉलो करूंगा, मैक पे क्या फॉलो करूंगा, सारे स्टेप्स आपको दिए हुए हैं। तो अभी अगर ऐसे कुछ स्टेप्स अगर मैं फॉलो करूंगा, सो ये क्या हो गया, मेरे लिए काम सिंपल हो गया, मुझे खाली ये देखना है ये फॉलो करना है। फर्स्ट टाइम जब मैं फॉलो करूंगा तो थोड़ा चीजें डिफिकल्ट रहेंगे, बाद में नहीं, बाद में मेरे लिए वो सेम चीज सिंपल हो जाएगा क्योंकि मुझे आदत पड़ जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप भी अगर ऐसा कोई मैनुअल प्रोवाइड करेंगे तो इसके अंदर हम लोग जो भी कुछ अभी डिस्कस करेंगे पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें आपके लिए सिंपल हो गए, क्योंकि एक मैनुअल एक बुक आपको बना के दे दिया है कि क्या चीज़ कैसे वर्कआउट होंगे, किस पे हम लोग को क्या फैक्टर पे कैसे वे में सोचना है, समझना है उसको। तो अगर ये आपने सोचा समझा प्रॉपरली तो आपके लिए चीज़ें जो है वो सिंपल हो गए, बस ये याद रखना है। तो आईएसओ जो है, ये आईएसओ डॉक्यूमेंट हम लोग जो बनाते हैं ना उसका भी मेन पर्पस यही रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स, है ना, डिजाइन कंट्रोल करो, परचेसिंग अगर होगा तो स्टोरेज, पैकेजिंग, स्टोरेज मतलब हम लोग डेटाबेस और वो सब की बात कर रहे हैं, डिलीवरी प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सर्टन पॉइंट्स आपको वही बताया, करेक्टिव एक्शन लेंगे जैसे बग फिक्सिंग और वो सब आएगा, है ना, बग्स फिक्स करो या सॉल्व दी एरर्स, देन क्वालिटी रिकॉर्ड, ट्रेनिंग, यही सब पॉइंट्स आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू आएगा, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, इंटरनल क्वालिटी ऑडिट्स आएंगे, सर्विसिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अब यहाँ पे आपको क्या पॉइंट्स बोले, ISO 9000 सर्टिफिकेशन है। सो व्हाट इट सेज, द क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनुअल। देखो क्वालिटी मैनुअल डॉक्यूमेंट बनाना है आपको। तो अभी हम लोग क्या सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं एंड कौन सा SDLC और STLC हम लोग फॉलो करेंगे, SDLC डेवलपमेंट टेस्टिंग लाइफ साइकिल, बराबर है। तो वो आप डिफाइन करेंगे बेस्ड ऑन आर स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस कि हम लोगों को कौन से लेवल का क्वालिटी प्रोवाइड करना है अपने सॉफ्टवेयर में, उसके हिसाब से हम लोग ये डिसाइड करेंगे। तो इन एक्सटर्नल बॉडी में सर्टिफाई दिस, और वो एक्सटर्नल बॉडी कौन सा रहेगा, ISO 9000। और इन्होंने आपको एक डमी डॉक्यूमेंट दिए रहेंगे, डमी डॉक्यूमेंट्स, और एक उन्होंने खुद से कोई प्रोजेक्ट का आपको एग्जांपल दिया रहेगा कि ओके दिस इज हाउ यू सपोज टू फॉलो, गाइडलाइंस दिए रहेंगे। जैसे समझ लो कि हम लोगों ने कैसे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस आपको बताया, एक बुक बताया कि ओके ऐसे आपको एक वेबसाइट बनाना है, डिजाइन्स बनाना है। तो ISO जो है ना वो भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको एक गाइड प्रोवाइड कर देगा, वो फॉलो करो और अपना प्रोजेक्ट बनाओ। और वो फॉलो करके अगर आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया है
तो फिर इजीली आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो सारे जो पॉइंट्स है वो कवर हो जाएंगे। अब क्या क्या पॉइंट्स आपको कवर करने पड़ेंगे भाई? क्लाइंट का सुनो, सिक्योरिटी प्रॉपर रखो, ऐसा ना हो कि आपका जो प्रोजेक्ट है फाइनल प्रोजेक्ट और क्लाइंट रिक्वायरमेंट मैच ना करते हो। रिक्वायर्ड रहेगा तभी हम लोग उसको मॉडिफाई करेंगे। सो ये देखो डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। दिस आर द पॉइंट्स विच आर गिवन हियर, ध्यान से देखना। क्या बोला है? एक इनिशियल ड्राफ्ट बनेगा क्योंकि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट हम लोग को बनाना है। सो उसको हम लोग रिव्यू करेंगे। अब आपने जो भी ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है क्योंकि दिस इज द प्रोजेक्ट विच वी सपोज टू डेवलप, उसमें रिव्यूज या कमेंट्स की अगर कुछ ज़रूरत है तो वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद में ये सेम जो डॉक्यूमेंट है वो क्या होगा? रीड्राफ्ट होगा। रीड्राफ्ट का मतलब ये जो रिव्यूज है, कमेंट्स आपने दिए उसके हिसाब से मॉडिफाई करो और वापस उसको बनाओ और वापस रिव्यू होगा। रिव्यू के बाद में अगर सक्सेस हो गया तो आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गया। मतलब फाइनल रिक्वायरमेंट्स जो भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाया है, बेसिक ड्राफ्ट बनाया है, अभी फाइनल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं बना है, ड्राफ्ट बना है, और उसमें जो जो रिक्वायरमेंट मेंशन किए वो प्रॉपर है अभी के लिए। तो एक उसका प्रूफ रीडिंग हो जाएगा। प्रूफ रीडिंग बोलते हैं इसको। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होगा कि जो भी चीज़ें आपने डाले हैं वो करेक्ट है, सबके सामने आपने बता दिया, और ये होने के बाद में उसका एक फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, फाइनल डॉक्यूमेंट बनेगा, और ये फिर जाएगा अप्रूवमेंट के लिए। अप्रूवमेंट मतलब मैनेजमेंट, मैनेजर्स, हर किसी के पास जाएगा। फाइनल टेक्स्ट लेआउट, फिर उसके ऊपर जो लेआउट होगा उसका, उसके ऊपर फिर वापस क्या होगा? रिव्यू चलेगा। और उसमें अगर कोई रिव्यू नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोसीजर्स, जहाँ पे प्रिंट मास्टर के पास जाएंगे, उसका कॉपी बन जाएगा और वो फिर फाइनल प्रोडक्शन के लिए जाएगा, फॉर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए, आगे का डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो भी है वो। तो ये पैटर्न आपका काम करता है। सो यहाँ पे हम लोगों का ये क्रिएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, पॉलिशिंग द डॉक्यूमेंट, एंड लास्ट में फिर प्रोडक्शन स्टेज आएगा जहाँ पे हम लोग उसके ऊपर काम चालू करेंगे। सो डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड में क्या बोला है? हाउ डॉक्यूमेंट्स आर यूनिकली आइडेंटिफाइड, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट एंड डिफाइन फॉन्ट्स एंड स्टाइल। ये भी देखो, अब जहाँ जहाँ पे ज़रूरत रहेगा हम लोग अपने लोगोज यूज़ करेंगे। अपडेट स्टैंडर्ड मतलब अभी ये जो प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप जो गाइड हम लोगों ने बनाया ना, ये अभी 3-4 साल पहले बनाया था, या फिर आपके प्रोजेक्ट में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोगों ने ऐड किया है तो उसके हिसाब से आपका स्टेप बाय स्टेप गाइड जो है ना वो भी ऐड होगा। जैसे अभी मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड फाइंड किया फॉर अ वेबसाइट डेवलपमेंट, बट वहाँ पे कहीं पे भी वेबसाइट पे क्लाउड सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करना है वो बताया नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू सपोज टू अगेन अपडेट योर डॉक्यूमेंट एज वेल एज पर दिस। सो डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड चलेंगे जहाँ पे हम लोग वापस डॉक्यूमेंट को और किसी के साथ एक्सचेंज करके उनके रिव्यूज़ लेंगे, उसके ऊपर वापस डिज़ाइनिंग कहाँ पे अचीव कर सकते हैं और उसको बेटर कैसे बना सकते हैं। हम लोगों ने सपोज हम लोग के कॉम्पिटिटर का कुछ प्लान देखा, उसके हिसाब से हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, वही होगा। क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी प्लानिंग में क्या होगा? अब देखो सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा? क्वालिटी प्लान करेंगे, देन उसके ऊपर वर्कआउट होगा, ये सेम स्टेप्स चलते रहेंगे। तो क्वालिटी प्लानिंग में क्या चलेगा? हम लोग आईएसओ क्वालिटी मॉडल्स हम लोगों ने बताया, उसके हिसाब से ये देखो, ये जो मैंने मैनुअल बोला ना, तो हम लोगों का प्रोजेक्ट 1, 2, 3 सबके लिए क्वालिटी मैनुअल बना। अब वो मैनुअल के अंदर हम लोग क्या करेंगे? कहीं पे अगर और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो हम लोग बताएंगे, एल्स यही सेम जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, डॉक्यूमेंट है, मैनुअल है, वो काम करेगा और वही हम लोग फॉलो करेंगे। क्वालिटी प्लान्स में क्या क्या होगा? इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन का मतलब है जैसे आई वांट टू डेवलप अ प्रोजेक्ट फॉर अ कॉलेज, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉलेज ऑटोमेशन, नाम पे से पता चल रहा है कॉलेज ऑटोमेशन मतलब क्या हो गया? कॉलेज ऑटोमेशन सिस्टम। दैट्स माय इंट्रोडक्शन। प्लान 6 months, 6 months जहाँ पे आपको स्टूडेंट एंड प्रोफेसर्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। डिस्क्रिप्शन, स्टूडेंट के क्या फंक्शंस रहेंगे, प्रोफेसर्स के क्या फंक्शंस रहेंगे। क्वालिटी गोल्स, सिक्योरिटी टू एग्जाम पेपर्स uploaded by professors as well as सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अगर स्टूडेंट एग्जाम्स ऑनलाइन दे रहे हैं, स्टूडेंट का जो एग्जाम होगा ऑनलाइन तो उसमें कोई ग्लिचेस, उसमें कोई कंफ्यूजन, उसमें कोई एम्बिग्विटी ना रहे, ये सब मेंशन करना है ना। ये आपका क्वालिटी गोल हो गया। क्लियर है?
अगर कोई स्टूडेंट का अगर एडमिशन कैंसिल हुआ है तो उसका एग्जाम भी कैंसिल होना चाहिए, वो एग्जाम भी नहीं आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि वी हैव प्रोवाइडेड एग्जाम पेपर फॉर वन स्टूडेंट और वो अभी एब्सेंट बता रहा है। एब्सेंट का मतलब वो स्टूडेंट है और एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया। एडमिशन कैंसिल इज टोटली अ डिफरेंट प्रोसीजर ऑल टुगेदर, सो दैट इज समथिंग डिफरेंट। ओके, सो ये आपका पॉइंट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट वी है रिस्क मैनेजमेंट। कहाँ कहाँ पे रिस्क रहेंगे आप वो मेंटेन करो। क्वालिटी प्लान क्या बोला है? अब देखो, ये जो भी कुछ मैंने आपको बताया ये क्वालिटी प्लान है, ये स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है। अब ये स्टेप्स अगर 100 200 300 पेज अगर लंबे रहेंगे, नो वन इज गोइंग टू रीड दैट। सो क्वालिटी प्लान शुड बी टू, इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग। बराबर है, छोटा क्रिस्प होना चाहिए। कुछ पिक्चर्स डायग्राम्स के साथ बताओ, एक कोई एनिमेटेड वीडियो बताओ जिससे लोगों को बेटर वे में समझे। अगर मैं पूरा एक बहुत बड़ा, जैसे आप समझो कि हम लोग, मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा हूँ अभी, यूनिवर्सिटी के साइड से कोई ना कोई रेफरेंस बुक्स आपको रेकमेंड किए गए एज पर द सिलेबस, और वो रेफरेंस बुक में से कुछ टेक्स्ट, कुछ पॉइंट, कुछ पार्ट जो है वो मैंने यहाँ पे फेच आउट करके एक फिल्टर्ड नोट्स आपको दिया। अब अगर इसके जगह पे मैं डायरेक्टली वो रेफरेंस बुक ही पूरा पढ़ाऊंगा, सो सिलेबस इज नॉट गोइंग टू ओवर फॉर इन दिस सेमेस्टर, बिकॉज इतने बड़े रेफरेंस बुक है। अगर उसमें से कट शॉर्ट करके मेरे जो नोट्स है वही अगर 200 300 पेज के अगर बन रहे हैं, तो रेफरेंस बुक यू कैन जस्ट इमेजिन इट्स गोइंग टू बी 700 800 पेजेस, और वो भी इतने डिटेलिंग, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स वाइज कुछ चीजें नहीं दी है, पूरा बड़े बड़े पैराग्राफ दिए हुए है ना। तो वो पढ़ना समझना और उसके बाद में वो क्लियर करना वो पॉसिबल ही नहीं है। सो इसके लिए हम लोग ने क्या करते हैं, कट शॉर्ट करके क्रिस्प टू द पॉइंट जो काम के वो पॉइंट्स यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किए, बाकी हटा दिए। तो एग्जैक्टली सेम वे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट क्वालिटी प्लान जो है वो भी आपका यही वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा आपने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट उठा के रख दिया है, सो नो वन इज गोइंग टू रीड दिस आउट। बराबर है, ये आपका यहाँ पे पॉइंट है। नाउ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट, जो भी अभी तक हम लोगों ने टेस्टिंग में पढ़ा ना वो सारे यहाँ पे आएंगे। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस, टेस्टेबिलिटी, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिवाइड करो, कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज करने की ट्राई करो। अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो उसके ऊपर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा हम लोग वेरिफिकेशन या टेस्टिंग ज़्यादा होगा। पोर्टेबिलिटी होगा, पोर्टेबिलिटी मतलब अगर मैंने विंडोज़ के ऊपर अगर मैं यूज़ कर रहा था, तो विंडोज़ के साथ अभी अगर हम लोगों को उसको अगर यूज़ करना है ऑन लिनक्स तो भी सेम पैटर्न वर्क होना चाहिए। यूजेबिलिटी भी होगा। बराबर है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको फोकस करना है। दिस आर द क्वालिटी एट्रीब्यूट पॉइंट्स। ओके, सो एज यू कैन सी ये सारे हम लोग के क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है। दिस आर द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। क्वालिटी कंट्रोल, अब क्वालिटी कंट्रोल मतलब कोई एक लिमिट तक तो आपको क्वालिटी मेंटेन करना है, लेकिन ओवर, ओके, आई गिव यू वन वेरी सिंपल स्टेटमेंट। कोई भी सॉफ्टवेयर 100% परफेक्ट नहीं रहता है, ना ही उसमें सारे जो एरर्स या बग्स है वो सॉल्व होंगे। कोई ना कोई बग, कोई ना कोई एरर होगा ही। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली विल जस्ट we can say कि हम लोग will just solve those bugs or errors which are of critical nature। हम लोग के पास 5 कैटेगरीज रहते हैं डिफेक्ट्स के। आई होप मैंने पढ़ाया था आपको। सो वी हैव 5 कैटेगरीज ऑफ डिफेक्ट्स। वन इज क्रिटिकल, देन होगा मेजर, देन होगा मॉडरेट, कॉस्मेटिक एंड माइनर। These are the categories of defects, or I can say types of defects। okay, ये आपका 5 कैटेगरी है। तो इसमें से अगर क्रिटिकल की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आर सॉफ्टवेयर फेल्ड एंड
we don't have any alternative for this. Then major, same definition आएगा, most important function of our software failed, but we do have alternative. ठीक है. Then moderate, moderate में क्या आएगा, we have moderate में आएगा कि the most important function of our software is not failed, but at same point of time that function is not generating correct result. Okay. Then cosmetic, design or GUI related errors. Then next minor, minor मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स और समथिंग, ठीक है, वो सब आएंगे यहाँ पे माइनर एरर्स. तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दिस आर ऑल द कैटेगरीज ऑफ डिफेक्ट्स. तो इसमें से विच डिफेक्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको ऑन टाइम सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना. तो अगर हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, ये सारे डिफेक्ट्स हम लोगों को मिल रहे हैं, सो कौन से टाइम पे विच डिफेक्ट्स वी सपोज टू सॉल्व, ये आप वेरीफाई करेंगे, वो डिफेक्ट्स आप सॉल्व करेंगे और उसके बेस के ऊपर वी कैन से कि ओके इतना लेवल तक का हम लोगों का जो सॉफ्टवेयर है वो टेस्ट हो गया. अब कितना लेवल, कितना परसेंटेज यू सपोज टू प्रोवाइड दैट 80% ऑफ आवर सॉफ्टवेयर इज वर्किंग फाइन, 80% टेस्टिंग इज डन. सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इट, हम लोग टेबल बनाएंगे, वी कॉल इट टेस्ट केसेस, जिसमें क्या आएगा, टेस्ट नंबर्स, ठीक है, देन टेस्ट नेम, टेस्ट डिस्क्रिप्शन, टेस्ट के स्टेप्स आएंगे. नेम मतलब सपोज मैं बोल रहा हूं कि लॉग इन टेस्ट करना है, टेस्ट नंबर 01 है, लॉग इन टेस्टिंग. डिस्क्रिप्शन, सक्सेसफुल लॉगिन हो रहा है कि नहीं वो टेस्ट करना है, ये डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा. स्टेप्स मैं यहाँ पे लिखूंगा गो टू www.facebook.com, click on login, enter username, then password, click submit. Then यहाँ पे I'll say expected result, actual result, and test पास या फेल हुआ है वो. So I say expected result, login सक्सेसफुल होना चाहिए. और यहाँ पे टेस्ट स्टेप्स में I'll also provide test data. ये जो है ना इसको टेस्ट डेटा कर दो. सॉरी, I'll just write it here. Test I say test data. Okay. So यहाँ पे I say test data में I'll just put for test 1 test name is login है, और test data I say we have ABC, that is username, password is XYZ, और यहाँ पे expected result क्या आना चाहिए, login success. सॉरी, expected result ये, actual result क्या है, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि login fail आया, तो I'll say my test is failed, और उसको आपको रिवर्क करना पड़ेगा उस पे. आई होप जो मैंने यहाँ पे बोला वो क्लियर है सबको. सो ये वे में हम लोगों ने क्या किया है, आई कैन से कि ऐसे मेरे टेस्ट केसेस जो है ना, नंबर ऑफ टेस्ट केस सपोज 100 है, और उसमें से 80 टेस्ट केस जो है ना वो क्लियर मतलब वो सक्सेसफुली पास हो गए. सो आई कैन से कि 80% टेस्टिंग जो है वो सक्सेस है. दैट मीन्स वी कैन सेंड दिस सॉफ्टवेयर और डिप्लॉय दिस सॉफ्टवेयर ऑन द क्लाइंट एंड.
ये इससे प्रूव हो गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. Okay, now quality control में if you notice we have different review steps as well given here. तो रिव्यू स्टेप्स क्या है वो देखते हैं अभी हम लोग। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है क्वालिटी रिव्यू में प्रिंसिपल क्या रहेंगे, कौन से वे में हम लोग रिव्यू करेंगे, तो टाइप्स ऑफ रिव्यूज कौन से है, दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग हियर। सो डिजाइन ऑफ प्रोग्राम इंस्पेक्शंस। अब इंस्पेक्शन क्या होता है, वी ऑल नो दैट व्हाट वी मीन बाय इंस्पेक्शन। देन तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जो टेस्टिंग किया उसका इंस्पेक्शन होगा। प्रोग्रेस रिव्यू में हम लोग बताएंगे कि ओके अब देखो यहाँ पे इंस्पेक्शन जो है ना, इसमें जैसे हम लोग अगर इंस्पेक्शन में आपको एक चेकलिस्ट मिलेगा और वो चेकलिस्ट में लिखा रहेगा कि ओके दिस इज वर्किंग फाइन, वी हैव चेकलिस्ट लाइक दिस, और यहाँ पे मैं मार्किंग करूंगा ओके दिस इज वर्किंग फाइन, दिस इज नॉट वर्किंग फाइन, ये प्रॉपर है। सो ये आपका रिव्यू होगा ऐसा। प्रोग्रेस, लास्ट वीक हम लोगों का यूनिट 1 कंप्लीट हुआ था ऑफ 1 प्रोजेक्ट। ये टाइम यूनिट 2 हम लोगों का है, या वी आर स्टिल ऑन यूनिट 1 एंड सॉल्विंग सम और दी अदर एरर्स। तो हम लोगों का टाइम टू टाइम ज्ञान चार्ट हम लोग बनाएंगे बेसिकली, ठीक है। सो वो उससे हम लोग को पता चलेगा कि कितने टाइम में क्या चीज़ें हम लोग का हुआ है। देन क्वालिटी रिव्यू, टेक्निकल एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन होगा, है ना। तो ये सारे स्टेप्स जो है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ रिव्यूज, अलग अलग पैटर्न के जो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव इज क्वालिटी रिव्यू फंक्शंस क्या रहेंगे, रिव्यू फंक्शंस क्या रहेंगे, मैंने आपको बता दिया। आपका जो प्रोडक्ट है उसका नॉलेज के हिसाब से विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस। क्वालिटी रिव्यू क्या होगा, रिजल्ट्स जो है वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे। रिजल्ट जो आपके आए तो उसके ऊपर या तो कोई रिव्यूज या कुछ रिजल्ट्स आए उसके ऊपर कोई एक्शन की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे रिपेयर की ज़रूरत है। अगर बहुत काम के फंक्शंस है, ज़्यादा काम के नहीं है तो नो प्रॉब्लम, छोड़ दो उसको ऐसे ही। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो उसको ऐसे ही। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। ओवरऑल डिज़ाइन देखो, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ये आएंगे। सॉफ्टवेयर मेजरमेंट एंड मेट्रिक्स। सॉफ्टवेयर मेजरमेंट, आपका कंपनी जो है उसके टोटल फंक्शंस, उसका काम क्या है, उसके हिसाब से जो चीज़ें हम लोग ऐड कर रहे हैं उसका साइज क्या है ना। ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सॉफ्टवेयर मेजरमेंट इज ड्राइविंग अ न्यूमेरिक वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट। कितने फंक्शंस, क्या चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे, कहाँ पे हम लोग को स्टॉप करना है, विच थिंग्स वी शुड नॉट सपोज टू ऐड इट, है ना। ये सब देखेंगे हम लोग। और उसके हिसाब से हम लोग डिफाइन करेंगे कि ओके जैसे सॉफ्टवेयर मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स में हम लोग बोलेंगे, सॉफ्टवेयर मेजरमेंट में ऐसे कि ओके वी हैव दिस कॉलेज सॉफ्टवेयर, ये हम लोग का बजट है, तो उसमें कितनी चीज़ें हम लोग को ऐड करना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करेंगे, एट्रीब्यूट्स, क्योंकि विल बी एडिंग दिस मेनी फंक्शन, 100 200 300 जितने भी है ये फंक्शंस, ये टेक्निक से हम लोग एंड उसके आगे हम लोग ये भी बताएंगे कि ओके अगर हम लोगों को ये XYZ फंक्शंस अगर ऐड करने हैं, सो विच आर द डिफरेंट टेक्निक्स जो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल रहेगा। ओके, देन मैट्रिक्स में हम लोग क्या बोलेंगे कि जैसे लेट्स सपोज वी हैव लाइक, मेरा जो टोटल प्रोजेक्ट है उसमें 1000 लाइन्स है, 1000 लाइन ऑफ कोड है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। मेरे पास वी हैव 2 डेवलपर्स, और इसमें से एवरी डेवलपर कैन कोड 100 लाइन्स पर डे, 100 लाइन्स पर डे। तो अभी अगर 1000 लाइन कोड करने हैं, मेरे पास 2 डेवलपर है, एक डेवलपर अगर काम करेगा तो 1000 लाइन वो 10 दिन में बनाएगा, 2 डेवलपर काम करेंगे तो 5 डेज में मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो मैट्रिक्स में हम लोग ये फाइंड करेंगे कि ओके 5 डेज आर रिक्वायर्ड विद डेवलपर्स, 5 days for development plus 2 days as buffer time। मतलब ये जो भी हम लोगों ने डेवलपमेंट सोचा है उसमें अगर कोई एरर या कुछ आ गया तो 2 बफर डेज रखो फॉर सॉल्विंग दोज बग्स और एरर्स। देन उसके आगे मैं बोलूंगा कि ओके 3 days आर रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन, 2 days फॉर टेस्टिंग, ठीक है। अब उसमें देखो साथ में हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लस यहाँ पे मैं बोलूंगा
2 days बफर है, प्लस यहाँ पे मैं बोलूंगा 1 day एज बफर, यहाँ पे भी 1 day एज बफर। तो टोटल अभी आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, और 1 day फॉर डिप्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑन क्लाइंट एंड प्लस 1 day एज अ बफर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, विल कैलकुलेट विदाउट बफर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कितने टाइम में बनना चाहिए। तो विदाउट बफर अगर मैं बोलूंगा तो ये 5 + 3 + 2 + 1, सो कितना हुआ, 11 days आते हैं, बराबर है 11 days Yes, sir. टोटल किसके लिए, फॉर द कंप्लीट सॉफ्टवेयर, और सॉरी रिक्वायरमेंट गैदरिंग हम लोग भूल गए। सो 1 day I can write as requirement gathering and plus 1 buffer। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे सो टोटल आपको यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, टोटल टाइम इज गोइंग टू बी 12 days फॉर कंप्लीट सॉफ्टवेयर, प्लस बफर डेज हम लोग के पास कितने हैं, 1 3 4 5 एंड 6 डेज जो है वो आपके बफर हो गए। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया, 12 विदाउट अगर ब्रेक अगर हम लोग काम करेंगे तो, लेकिन इसमें हम लोग और एक चीज भूल गए, तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में अभी वो देखेंगे, 12 डेज आपने लिखे हैं, प्लस इसमें हॉलीडे काउंट करो, सैटरडे संडे अगर कोई काम नहीं कर रहा है, सो अगर हॉलीडे अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, चलो सो हम लोगों का कितना हो गया 12 डेज और प्लस 2 दिन का अगर हॉलीडे आ रहा है, 12 डेज मतलब अप्रोक्स आपका कितना हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 2 वीक्स हो गया। अगर वीक में 5 डेज ही अगर काम कर रहा है तो आपका वर्किंग डे कितना हो गया, 12 वर्किंग डेज की हम लोग बात कर रहे हैं। सो 12 वर्किंग डेज मतलब 5 डेज, तो 10 हो गया और 2, मतलब ऑलमोस्ट 3 वीक्स आर गोइंग टू बी देयर। कितना टाइम लगेगा, 3 वीक्स लगेगा, मतलब फर्स्ट वीक कंप्लीट, सेकेंड वीक कंप्लीट एंड थर्ड वीक के 2 days आर रिक्वायर्ड। सो अभी इसके हिसाब से अगर मैं काउंट करूंगा तो फर्स्ट वीक का 7 days गए, सेकेंड वीक के 7 days गए, और थर्ड वीक, सो मतलब टोटल कितना मेरा टाइम हुआ, 7 + 7 14 प्लस थर्ड वीक के 2 दिन, मतलब 16 days लगे। आपने क्या कैलकुलेट किया था, 12। सो ये वे में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, प्लस उसमें अगर 6 days अगर मैं ऐड करता हूँ, 6 वर्किंग डेज मतलब पूरा एक वीक बढ़ गया, बराबर है, एक वीक बढ़ गया। तो मतलब यहाँ पे मैं इसको इसमें 16 प्लस एक वीक पूरा अगर हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि संडे का आप ऐड कर दो, एक आधा छुट्टी अगर गया तो चलो, अगर बहुत जल्दी में अगर काम करना है तो ज्यादा कोई छुट्टी नहीं लेंगे, लेकिन एक छुट्टी तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो 16 + 7 कितना होगा आपका, 23 days। तो अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे, थिंग्स आर डिफरेंट, और ये कैलकुलेशन से के हिसाब से थिंग्स आर डिफरेंट। अब आपके पास रिक्वायरमेंट जो आया है वो आज के दिन में आया है, ओके। तो मेरे पास जो रिसोर्सेज है, दोज रिसोर्सेज आर नॉट फ्री, रिसोर्सेज विल बी फ्री एंड ऑफ मार्च। तो आपको टोटल टाइम जो क्लाइंट को बताना है वो कितना होगा, एंड ऑफ मार्च, मतलब सपोज 30th मार्च से मेरे रिसोर्सेज जो है वो फ्री होने वाला है। तो 30th मार्च से आप आगे 23 days पकड़ो, मतलब मेरा एक जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, मैक्सिमम अगर मैं जल्दी से जल्दी करूंगा तो 3rd वीक ऑफ अप्रैल या 4th वीक ऑफ अप्रैल, दिस इज द टाइमलाइन विच विल बी प्रोवाइडिंग। प्लस कौन से रिसोर्सेज पे कौन सा डेवलपर, अब यहाँ पे ये मैंने जो कैलकुलेट किया है, सपोज आई हैव डिसाइडेड दैट एक्सपीरियंस डेवलपर विल बी वर्किंग, देन ये 100 लाइन्स पर डे कोड हो रहा है। तो ये मेरा मैट्रिक्स है, अगर यहाँ पे ये मैट्रिक्स में चेंजेस हो गया, मतलब यहाँ पे अगर सपोज फ्रेशर आ गया तो अगेन मेरा मैट्रिक्स चेंज हो गया। सो दिस आर द मैट्रिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ये और ये मैट्रिक्स को कैलकुलेट करके वी कैन से कि कहाँ पे क्या चीज कितने टाइम में हो सकता है। सो दैट इज योर सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, लाइन ऑफ कोड बराबर एक नंबर ऑफ पर्सन डेज कितने आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, ये सब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रेडिक्टर क्या बोल रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या प्रोडक्ट बनाना है, और यहाँ पे प्रेडिक्शन हम लोग डालेंगे, मेजरमेंट्स डालेंगे जो मैंने आपको बता दिया, और उसके हिसाब से विल बी डिसाइडिंग कि कहाँ पे कितना मेहनत करना है। सो इंटरनल एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स रहेंगे,
एक्सटर्नल एट्रीब्यूट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों एट्रीब्यूट पे ध्यान रखना है। इंटरनल एट्रीब्यूट तो हम लोगों ने देख लिए कि चलो अगर आपको इतने लाइन ऑफ कोड करना है, ये डिजाइनिंग बनेंगे, इतना डेटाबेस का साइज बनेगा। ये एक्सटर्नल एट्रीब्यूट का मतलब इतने सॉफ्टवेयर लगेंगे, इतने मशीन्स लगेंगे, ये टाइप के डेवलपर्स रिक्वायर्ड होंगे, ये टाइप के टेस्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, और उसमें भी आपका सॉफ्टवेयर का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है, उसके हिसाब से डेवलपर जो है उनका जो मेन प्रोडक्शन है उसमें डिफरेंस होगा। जैसे अगर मैं आपको हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने देता हूं तो आप 10 लाइन ही कोड लिख रहे हैं, लेकिन वो बहुत क्विकली हो जाएगा। और उसी की जगह पे इफ आई से कि यू सपोज टू डेवलप अ लॉजिक फॉर रिजल्ट जनरेशन, जहाँ पे आप यूजर्स को एक रिजल्ट जनरेट करके बताएंगे, ऑफ लाइक आप उसका ग्रेड कैलकुलेट करके बताएंगे। तो ग्रेड कैलकुलेट करने का मतलब है कि आपको इंटरनल, थियरी एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा 10 चीज़ कंबाइन करना है, उसका टोटल करना है, और बाद में आपको उसका ग्रेड क्या आएगा ये बताना है। तो अब देखो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक रिजल्ट जनरेशन सिस्टम है जहाँ पे वी सपोज टू टेक 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स आउट ऑफ 100, बराबर है, और उसके परसेंटेज बता दो। तो ये तो बहुत छोटा सा हो गया। और उसके आगे अगर मैं बोलता हूँ आपको BSc IT के स्टूडेंट का FI का परसेंटेज या ग्रेड बताओ, तो अभी उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव 5 सब्जेक्ट्स, वो 5 सब्जेक्ट्स का इंटरनल्स, वो 5 सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल, और फिर वही सेम 5 सब्जेक्ट्स का थियरी, ये कंबाइन करके आपको वो स्टूडेंट पास है, फेल है, क्या ग्रेड है, वो सब बताना है। सो आप देखो कि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है वो बढ़ गया। और व्हाट वी आर सेइंग, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जितना बढ़ेगा ना उतना आपका मेंटेनेंस बढ़ेगा, और रिलायबिलिटी के ऊपर आपको उतना ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर कॉम्प्लेक्सिटी अगर कम है तो रिलायबिलिटी इंप्रूव हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी अगर ज्यादा है तो रिलायबिलिटी पुअर होगा, तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी मतलब मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ, किसी एक का अगर रिजल्ट जनरेट करना है मुझे, तो मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा उसका FI सेम 1 क्लियर है, सेम 2 क्लियर है, सेम 3 क्लियर है, सेम 4 क्लियर है, तो फिर सेम 5 का रिजल्ट जनरेट होगा, और वो सेम 6 का फाइनल रिजल्ट भी उसको मिलेगा। तो ये साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। देन सेम 1 के अंदर वापस थियरी क्लियर है, प्रैक्टिकल क्लियर है, इंटरनल क्लियर है क्या, देन सेम वे फॉर सेम 2, सेम 4, 3, 4, 5, 6, इट गोज लाइक दैट। तो ये देखो कितने सारे लूप्स, कितने सारे कंडीशंस आएंगे, तो वो टाइम पे आपका रिलायबिलिटी जो है वो मेंटेन होना चाहिए। सेम वे प्रोग्राम का कोड का साइज कितना बड़ा है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी अगर ज्यादा है मतलब लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएंगे, लाइन ऑफ कोड बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ एरर्स बढ़ जाएंगे, तो वो टाइम पे आपको रिलायबिलिटी मेंटेन करना है। पोर्टेबिलिटी, अब रिजल्ट जनरेशन जो हो रहा है मेरा, वो सपोज कहाँ से हो रहा है, मोबाइल से। मैं आपने डेटा जो एंटर किया वो कंप्यूटर से किया, और वो सेम टाइम पे आपका प्रोग्राम का साइज कितना है, और उसको अगर मैं लैपटॉप पे अगर एक्सेस करने की ट्राई करूंगा तो वहां पे एक्सेस हो रहा है क्या, दैट इज अगेन नेक्स्ट पार्ट। देन यूजेबिलिटी, अब आपने रिजल्ट जनरेशन सिस्टम तो बना दिया है, बट उसके ऊपर जो वर्क करेंगे दे आर गोइंग टू बी ऑफिस स्टाफ, तो वेदर ऑफिस स्टाफ आर कंफर्टेबल यूजिंग योर सॉफ्टवेयर और नॉट, दैट इज व्हाट वी मीन बाय यूजेबिलिटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर। सो वो आपका दूसरा इंटरनल फैक्टर आ गया। सो आई होप ये जो भी कुछ मैंने बोला वो क्लियर है सबके लिए। नेक्स्ट हम लोगों का जो पॉइंट है अभी इसमें, जस्ट 1 मिनट, नेक्स्ट हम लोगों का जो पॉइंट है वो आपका आएगा, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट मेजरमेंट ऑफ द प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी सपोज टू डेवलप अ प्रोडक्ट और अ सॉफ्टवेयर, तो चूज मेजरमेंट टू बी मेड, मतलब कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है, कितने मॉड्यूल्स रहेंगे, कितने सब मॉड्यूल्स या कितने यूनिट्स आएंगे, कौन से कंपोनेंट्स आपको सिलेक्ट करने, असेस करने हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, मेजर करो उसमें कितने फंक्शंस आएंगे, अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, एनोमलीज है, तो वो मेजर करो, और वो कौन से कंपोनेंट में ऐसे कंफ्यूजन या एनोमलीज ज़्यादा आ सकते हैं। जैसे अगर रिजल्ट जनरेशन सिस्टम है, तो अगर मैं BSc IT का गलती से BSc CS लिख दिया या सेम 1 का सेम 2 लिख दिया, तो आपका नंबर ऑफ प्रोसीजर्स जो है वो चेंज हो जाएंगे वहाँ पे। गेटिंग, डेटा कलेक्शन कैसे होगा, स्टैटिक डेटा को आप कैसे हैंडल करेंगे, और ये डेटा कलेक्शन जो है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए। मतलब इफ वी हैव सम स्टूडेंट, तो उनका नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID,
ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। डायनेमिक एनालिसिस, डायनेमिक प्रोडक्ट एनालिसिस में क्या होगा, जैसे आप रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं तो एवरी सेमेस्टर उसका जो डेटा है वो चेंज होगा, मॉडिफाई होगा, अपडेट होगा, है ना। देन उसके लिए आप क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, जैसे हम लोग ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं और वो ऑनलाइन एग्जाम के जो उनके रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली कैच कर रहे हैं हम लोग, है ना। और उसके बाद उसका एक फाइनल 5-6 सब्जेक्ट का जो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है उसका हम लोग फिर एक फाइनल रिजल्ट जनरेट करेंगे, ठीक है। डेटा एक्यूरेसी क्या बता रहे हैं हम लोग, डोंट कलेक्ट अननेसेसरी डेटा, जो काम की चीज़ है वही कलेक्ट करो, क्योंकि आप जितना डेटाबेस का साइज का बढ़ाएंगे उतना आपको डेटा हैंडल करना और डिफिकल्ट होगा। दूसरा, नॉर्मलाइज करो डेटाबेस को, रिडंडेंसी या डुप्लीकेशन कम करो। मतलब अब नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेल पीपल व्हाई डेटा इज बीइंग कलेक्टेड, है ना, वो हम लोग बताते हैं। और थर्ड थिंग, डोंट रिलाई ऑन मेमोरी। सो जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे ही कोई प्रोजेक्ट का डेटा अगर कलेक्ट हुआ है तो एटलीस्ट उसको टेम्पररी बफर में सेव करके रखो, क्योंकि अगर आपने बफर में सेव नहीं किया, सडनली अगर मशीन या प्रोसेस क्रैश हो गया तो जो भी चेंजेस किए थे वो सब क्या हो जाएंगे, वो सारे हट जाएंगे, उड़ जाएंगे। जैसे आप देखो MS वर्ड में, MS ऑफिस में पहले था, उन्होंने ये जो ये वाला जो थर्ड वाला जो पॉइंट है ना, कलेक्ट डेटा व्हेन इट इज जनरेटेड नॉट आफ्टर प्रोजेक्ट हैज फिनिश्ड, ये वाला पॉइंट जो है ना वो फॉलो नहीं करते थे। तो क्या होता था कि अगर मैंने कोई MS वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया, अब मैंने वो डॉक्यूमेंट के अंदर आई वर्कड ऑन इट फॉर 1 आवर, या कोई प्रेजेंटेशन बनाया, अब मैं 1 घंटे तक उस पर वर्क किया मैंने, लेकिन फाइनली मैं उसको सेव करना भूल गया और उसके पहले मेरा मशीन स्विच ऑफ हो गया, मेरा लैपटॉप का बैटरी खत्म हो गया, जो भी कुछ हुआ, सो सडनली माई मशीन गॉट क्रैश्ड, या जो पावर पॉइंट है वो क्रैश हो गया, मशीन क्रैश नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, फोर्सफुली वो बंद हो गया, जब मैंने वापस चालू किया तो वो कहीं पे सेव ही नहीं था, तो मतलब पूरा 1 घंटे में जो भी मैंने मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाया था वो मुझे वापस बनाना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम पे आप जब MS ऑफिस यूज करते हैं, आपके पास बेनिफिट क्या रहता है, अगर गलती से भी अगर पावर पॉइंट या कुछ अगर बंद हो गया ना, तो आपके पास रिकवरी का ऑप्शन आता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो अनसेव डॉक्यूमेंट है, वेदर यू वांट टू सेव इट और नॉट, आप नो करोगे तो फिर वो फ्लश आउट हो जाएगा, अदरवाइज तब तक रहेगा। देन प्रोडक्ट मैट्रिक्स आता है दूसरा, डायनेमिक मैट्रिक्स which are collected by measurement made for a product execution, like static metrics which are collected by measurement of the system representation। तो वैसे आपके पास यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि समझने में कितना ईजी है, रिलायबिलिटी कितना है, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल असेस करेंगे, है ना। तो वो आपका डायनेमिक एंड स्टैटिक मैट्रिक्स है। जहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम, सॉफ्टवेयर का रिस्पॉन्स टाइम मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है। तो if I say the response time of a software is like if it's around 0 to 3 seconds, ये seconds में जो भी है वो क्लियर है, सो एक्सीलेंट होगा, परफॉर्मेंस या क्वालिटी इज एक्सीलेंट। 3 to 5 we can say it's very good। 5 to 7 as expected। 7 to 9 poor, need to improve, and if it is greater than 9 not acceptable। तो रिस्पॉन्स टाइम आपका सॉफ्टवेयर का क्या है, कितना है, और उसके हिसाब से विल से कि कौन से सॉफ्टवेयर आप एक्सेप्ट करेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर 0 to 3 सेकेंड अगर रिस्पॉन्स टाइम है मतलब एक्सीलेंट है, आपने आपने सोचा भी नहीं था और उतना बेटर हो गया। 3 to 5 बहुत अच्छा है, आप ये इससे काम चला सकते हैं। 5 to 7 जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसा ही है, नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन। 7 to 9 सेकेंड्स का अगर टाइम लग रहा है रिस्पॉन्स, लॉग इन, साइन अप, जब बटन पे क्लिक करते हो तो सर्वर रिस्पॉन्ड जो कर रहा है उसका, इंटरनेट स्लो है उसका नहीं बोल रहा हूं मैं, सर्वर अगर आपने कुछ कोड अगर एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया मतलब कोई प्रोसीजर एग्जीक्यूट हुआ तो इंटरनेट स्लो है और ज्यादा टाइम लगा, दैट इज डिफरेंट। सब कुछ प्रॉपर है और वो टाइम पे आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या है वो हम लोग मेजर कर रहे हैं यहाँ पे।
और उसी का बात चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज वन टेबल जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेशन लेवल बताते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको एक टेबल दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैट्रिक्स। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैट्रिक्स में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फंक्शन इन एंड आउट। नाउ fan in is a measure of number of functions or a methods that call some other functions or a method. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं साइन अप लॉग इन फंक्शन, साइन इन फंक्शन या लॉग इन फंक्शन कॉल करूंगा, तो वो टाइम पे वो क्या करेगा, उसके साथ में दूसरे और फंक्शंस भी वो कॉल करेगा। या फिर सपोज अगर मैंने एटीएम पे जाके कार्ड स्वाइप किया तो इट विल कॉल मल्टीपल फंक्शंस, कैश विड्रॉवल, अकाउंट स्टेटमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या हो रहा है, एक फंक्शन जो है वो बाकी बहुत सारे दूसरे फंक्शंस को इनहेरिट कर रहा है ना। और फैन आउट क्या है, इज अ नंबर ऑफ फंक्शंस दैट आर कॉल्ड बाय फंक्शन एक्स। तो ये क्या है, ये अपना रिजल्ट जनरेट करने के लिए दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, बराबर है। और ये वो वाले फंक्शन है जो कॉल हुए हैं बाय अदर फंक्शंस। तो वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि अगर कोई एक फंक्शन बहुत एक्सटेंसिवली अगर कॉल हो रहा है तो इट माइट पॉसिबल कि उसका परफॉर्मेंस डाउन जा सकता है, एक साथ अगर 50-100 लोग अगर उसको बुलाए, है ना। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो कॉलिंग मेथड है ये दूसरे 10 फंक्शन को कॉल कर रहा है, 5 फंक्शन कॉल कर रहा है, एंड ये दिस इज गॉट कॉल्ड बाय अदर फंक्शन। जैसे हम लोग अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं ना कि भाई मेरा ये असाइनमेंट है, नहीं हो रहा है, हेल्प कर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ऐसे मेजरमेंट करेंगे हम लोग। तो कौन से ऐसे फंक्शन है जिनको अपना काम खत्म करने के लिए 2 लोगों का हेल्प लगता है, और कौन से ऐसे फंक्शन है जो अपना काम छोड़ के, मतलब अपना काम तो कर रहे हैं दूसरे को भी हेल्प कर रहे हैं, उसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे। और उसके बेस के ऊपर आपको पता चलेगा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है। अब सपोज कि कोई एक टास्क, जैसे सपोज इवेंट करना है, तो कॉलेज का कोई एक इवेंट है, तो मैंने अगर जो मेन कोई अगर एचओडी है उसको बोला, तो वो क्या करेंगे, फिर स्टूडेंट को बोलेंगे। तो स्टूडेंट में जो हेड होगा वो फिर अपने नीचे अपना टीम बुलाएगा, वॉलंटियर बुलाएगा। तो मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने एचओडी को बुलाया, एचओडी ने और किसी को बुलाया, उसने और किसी को बुलाया, तो ये वे में क्या होगा, मल्टीपल फंक्शंस कॉल हो रहा है। फिर उसमें से एक कोई रहेंगे जो एडवर्टाइजमेंट का काम देखेंगे, एक टेक्निकल काम देखेंगे, एक जो अब स्पॉन्सर्स लाने का काम करेंगे। तो ये वे में हम लोग के अलग अलग चीज़ें फॉलो होंगे। देन लेंथ ऑफ कोड, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइज आप जितना कम रख सके उतना बेटर रहेगा। रेडी चीज़ें, एपीआई यूज़ करो, मिनिमाइज करेंगे आपका कोड को। तो अगर नंबर ऑफ लाइंस या कोड अगर आपके बढ़ते जा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोर्स बढ़ेगा और फ्यूचर में एरर आने के चांसेस ज़्यादा है। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना रहता है। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का डायग्राम क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। देखो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी software. So as you can see, this is called the cyclomatic complexity. ये देखो सैंपल कोड है। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग के पास ये वाला देखो, सो while लूप है। I'll just okay, we'll go to this page. सो देखो यहाँ पे साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या क्या पॉइंट्स है वो समझते हैं। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या होगा वो यहाँ पे बताया, नंबर ऑफ साइज, डायमेंशंस, कितना प्रोडक्ट है, कितने प्रोसेसेस है ना, ये सब बताते हैं। तो मेजर कैसे करेंगे, मैट्रिक्स मेजरमेंट का मतलब नंबर ऑफ एरर्स, नंबर ऑफ एरर फाउंड पर पर्सन, ये आपका मैट्रिक्स होगा। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, टेस्टिंग मैट्रिक्स यूज फॉर मेजरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। इट इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब 10, 50, 100 नंबर बताएगा, है ना। इंडिपेंडेंट पाथ इन अ सोर्स कोड। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी मतलब यहाँ पे देखो, ये हम लोग का नोड है, जैसे ये इफ कंडीशन है, ये एजेस है, और यहाँ पे हम लोग का सपोज इफ आई से दिस इज माई इफ
सो अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ पे जाएगा, फॉल्स होगा तो यहाँ पे जाएगा. अगेन वी हैव सम स्टेटमेंट्स हियर. तो ये क्या हो गया, एक सिंपल हो गया. ये नोड है. नोड मतलब जो कंडीशन लिखे है, और वो कहाँ पे कनेक्ट होगा और आगे कहाँ पे जाएगा, ये एजेस बोलेंगे. डायरेक्शन मतलब ये वापस किसको इनहेरिट करेगा या किसको कॉल करेगा. तो ये आपका नोड एंड एजेस हो गया. तो अब यहाँ पे देखो, फ्लो ऑफ नोशन क्या आपको बोला हुआ है यहाँ पे. एज यू कैन सी, फ्लो ऑफ नोशन सीक्वेंस, सिंपल सीक्वेंस होगा एक, कुछ कंडीशन डाला और उसके नीचे आपका दूसरा जो पार्ट है वो हो जाएगा. वाइल लूप, आपने कंडीशन डाला तो जब तक वाइल लूप फॉल्स नहीं होता तब तक कंटिन्यूअस हम लोग यहाँ पे घूमते रहेंगे. इफ एल्स में क्या होगा, इफ कंडीशन इज, देखो यहाँ पे इफ कंडीशन इज ट्रू यहाँ पे जाएगा, फॉल्स है यहाँ पे जाएगा, और एट द एंड वापस कोई तो फाइनल एंड पे जाएगा वो, है ना. तो यहाँ पे आपके अलग अलग, ये देखो ये आपका कंडीशन है. देन अगर ट्रू हुआ तो इट गोज हियर, फॉल्स हुआ तो यहाँ पे जाएगा, और फाइनली ये आपका एंड पॉइंट या कोई तो प्रिंट स्टेटमेंट होगा. अब अनटिल स्टेटमेंट है, मतलब सपोज मैं बोल रहा हूं कि जब तक आई का वैल्यू ग्रेटर देन 10 है ये लूप घुमाते रहो. यहाँ पे भी वैसे ही होगा. यहाँ पे तो सिंपल सीक्वेंस है, यहाँ पे ये इनपुट डाला, ये प्रोसेस करेगा और आउटपुट दे देगा. तो ये आपके कुछ साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं, और इसमें अभी नेस्टेड वाले साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटीज भी आते हैं. नेस्टेड, सॉरी. नाउ हाउ टू कैलकुलेट कॉम्प्लेक्सिटी. तो अभी हम लोगों ने क्या बोला, मैथमेटिकली एक पैटर्न रहता है. नंबर ऑफ एजेस, लाइंस कितने हैं, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, है ना. तो उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए, तो अभी यहाँ पे P क्या बोला है, नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स, जहाँ पे कंडीशंस है, इफ कंडीशन, वाइल, डू वाइल, कोई तो कंडीशंस है. तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिया है. अब हम लोग TY में अगर होते हैं और टेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करते हैं, वहाँ पे जरूरी है. आपको ये टाइम पे सिलेबस में नहीं है, ये सारे कैलकुलेशंस में नहीं बता रहा हूँ. लेकिन सिंपल अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे ये देखो ये ग्राफ है मेरे पास, ये इनपुट स्टेटमेंट यहाँ पे आए, ये कंडीशन है, ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ऊपर जाएगा, फॉल्स हुआ तो कहाँ पे जाएगा वो आपको बताया हुआ है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. अब देखो वी आर कैलकुलेटिंग समथिंग हियर. क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ नोड्स या एजेस कितने हैं, कंडीशन नोड्स कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 नोड्स आते हैं, 1 2 3. तो 1 2 3 में हम लोग क्या करेंगे, अगर 1 2 3 अगर ट्रू हुआ तो 4 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, है ना, और फिर वापस ऊपर 2 पे जाएगा. 1 2 कितने अभी पाथ हो सकते हैं, 1 2 6, वापस 1, देन 7 पे जा सकता है. सो ये कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है, कितने रास्ते होंगे वो हम लोग बता रहे हैं. सो 1 to 7 डायरेक्ट एक जाएगा, डायरेक्ट 1 to 7 बाहर निकल जाएगा. दूसरा क्या है, 1 2 6 एंड 1 7, 1 2 6 एंड वापस 1 से 7. देन दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, 1 2 3 4 5 अगेन 2, है ना. तो ये वे में चल सकता है. तो ये हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है. अगर यहाँ पे ये नंबर्स ऑफ स्टेप्स जैसे बढ़ते जा रहे हैं ना, मतलब आपका सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रहा है. इतने आपने अंदर अंदर इक्वेशंस, नेस्टेड लूप्स लिखे हुए हैं. तो वो जब आप कंडीशन ऐसा कुछ लिखेंगे ना, इफ एल्स, एल्स इफ, उसके अंदर वापस वाइल लूप, उसके अंदर कोई दूसरा लूप, तो क्या होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है वो बढ़ते जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बता रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी नंबर के हिसाब से. कॉम्प्लेक्सिटी नंबर के हिसाब से सिर्फ यहाँ या तो नंबर ऑफ लूप ज्यादा है, या फिर कॉम्प्लेक्स कोड ज्यादा है, या बहुत कॉम्प्लेक्स कोड है ना. और अब अगर यहाँ पे ये वाला अगर आप देखेंगे ना, तो ऐसे कुछ कोड रहते हैं जो आप बहुत इजीली टेस्ट कर ही नहीं सकते हो. तो इसके लिए फिर हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स यूज करते हैं. ठीक है. एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ कोड, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर, मतलब दिस आर द मेजर एवरेज लेंथ ऑफ डिस्टिंक्ट आइडेंटिफायर इन द प्रोग्राम. The longer the identifier, more likely they are to be meaningful and hence more understandable the program. Identifier मतलब जैसे कोई variables है तो वो identifier हो गए. Depth of the conditional nesting मतलब एक nested loop है, 2 है, 3 है, वो find करेंगे, है ना. और उसके हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पे वो सेम डॉक्यूमेंट्स का अंडरस्टैंडिंग होगा, उसका इंडेक्स बनते जाएगा. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिक्स में क्या हो गया, इनहेरिटेंस कितना बड़ा है, लाइक ग्रैंड पेरेंट्स है या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, फिर उसके 2 ग्रैंड पेरेंट्स है, फिर उसमें से वापस पेरेंट्स आ रहे हैं, फिर उसके वापस चाइल्ड है, फिर वो चाइल्ड के वापस चाइल्ड है. तो वो डेप्थ कितना बड़ा है, तो डेप्थ जितना बड़ा रहेगा उतना क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा. कितने फंक्शंस है जो एक दूसरे को कॉल कर रहा है, तो फंक्शन इन मतलब कितने ये फंक्शन और कितने 4-5 लोगों को कॉल कर रहे हैं. तो इसमें क्या होगा, अगर सपोज वी हैव कैल्सी फंक्शन. अब कैल्सी को पे जब अगर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये एडिशन को कॉल करेगा,
माइनस पे क्लिक करूंगा सब्ट्रैक्शन को कॉल करेगा, मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक करूंगा तो ये मल्टीप्लाई वाले को क्लिक करेगा, ये डिवीजन को क्लिक कॉल करेगा। अब अगर मैं एक ही कोई मैथमेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ जिसमें मैं 2 + 3 - 6 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई विद 2 फिर वापस डिवीजन या ऐसा कुछ कॉल कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, अभी ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। तो अभी मैंने कॉल किसके फंक्शन को किया था, कैल्सी फंक्शन को किया था, बराबर है। और ये फंक्शन ने किसको किसको कॉल किया, ऐड को कॉल किया, सब्ट्रैक्ट को कॉल किया, मल्टीप्लाई को कॉल किया और डिवीजन को कॉल किया। फंक्शन आउट मतलब हम लोगों ने एडिशन को कॉल किया था, उसने आउटपुट दे दिया एडिशन का। सब्ट्रैक्ट को कॉल किया था, ये मेरा फंक्शन आउट है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड बाय कैल्सी, ये बता रहे हैं हम लोग। देन उसके आगे वेटेड मेथड पर क्लास, मतलब कौन से कॉम्प्लेक्स मेथड्स है, क्रिटिकल फंक्शंस रिलेटेड जो भी रहेंगे। क्रिटिकल फंक्शन मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि जीमेल है, तो वहाँ पे हम लोग जो ईमेल सेंड या रिसीव कर रहे हैं वो आपका क्रिटिकल फंक्शन हो गया, वो ढंग से चलना चाहिए। उसके बिना बाकी सब अगर चल रहा है वही नहीं चल रहा है तो काम ही नहीं रहेगा उसका। नंबर ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, या ओवरराइडिंग समझता है कि एक फंक्शन जो है आप उसको वापस ओवरराइड कर रहे हैं। आपने पेरेंट क्लास में वो मेथड को क्या किया है, जैसे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल देखते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा, वी हैव वन क्लास जिसके अंदर वी हैव वन फंक्शन जिसका नाम है शेप। अब यहाँ पे मेरा XYZ क्लास है। अब जब अगर इसको सर्कल इफ इट ओवरराइड्स दिस शेप फंक्शन, बराबर है, सर्कल इफ ओवरराइड्स, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इट विल ड्रॉ सर्कल, है ना। सॉरी हम लोग एग्जाम्पल कैसे देखते हैं, वी हैव शेप क्लास, इसके अंदर इन शेप क्लास वी हैव ड्रॉ फंक्शन, ठीक है, ड्रॉ इज द फंक्शन इन शेप क्लास। नाउ मेरे पास अलग अलग शेप्स है, वन इज सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर। अब सर्कल अगर ड्रॉ फंक्शन को कॉल करेगा या ओवरराइड करेगा, है ना, फ्रॉम दिस इज द पेरेंट, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड 1 है, ये चाइल्ड 2 है, ये चाइल्ड 3 है, पॉलीमॉर्फिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। सो अभी अगर सर्कल के पास अगर जाएगा तो दिस फंक्शन विल ड्रॉ सर्कल, इसका बिहेवियर चेंज हो गया। ट्राइंगल के पास जाएगा, इट विल ड्रॉ अ ट्राइंगल, अगेन बिहेवियर चेंज हो गया, बराबर है। स्क्वायर के पास जाएगा, इट विल ड्रॉ स्क्वायर, तो बिहेवियर चेंज हो गया। तो मेथड ओवरराइडिंग का मतलब आप ओवरराइड करेंगे लेकिन उसका बिहेवियर जो है आप क्या पर्पस के लिए यूज करें वैसा होगा। तो नंबर ऑफ ओवरराइडिंग ऑपरेशंस कितने चल रहे हैं, सुपर क्लास में से आप कॉल करेंगे सब क्लास में, तो ये सब हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट एनालिसिस एंड मेजरमेंट सरप्राइजेस। मेजरमेंट सरप्राइजेस मतलब आप अभी लेट्स सपोज आप पहले ये जो सिस्टम था इसको सिर्फ अपना अपने कॉलेज स्पेसिफिक यूज करने वाले थे, लेकिन अभी मुंबई लेवल पे यूज होने वाला है, इंडिया लेवल पे यूज होने या वर्ल्ड लेवल पे यूज होने वाला है। तो जो अलग अलग लोग इसको यूज करेंगे उसके हिसाब से आप वापस इसमें कहीं ना कहीं क्या करेंगे, रिस्क रिडक्शन होगा, उसमें फॉल्ट आप मॉडिफाई करेंगे और एक कॉमन हर कोई यूज कर पाए वैसे हम लोग बनाएंगे। जैसे आप देखो कि स्टार्टिंग में फेसबुक वॉज ओनली डेवलप फॉर यूनिवर्सिटी, बराबर है, हार्वर्ड के जो भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। देन धीरे धीरे हम लोगों ने एक्सपैंड किया और वो टाइम पे उसका नाम फेसबुक नहीं था। सो स्लोली एज एंड व्हेन वी स्टार्टेड एक्सपैंडिंग इट, उसके अंदर चेंजेस आया, उसका नाम चेंज हुआ, बेटर हुआ वो। और सो दैट्स इट। देन नेक्स्ट जो है हम लोग के पास प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक्टिविटी है। प्रोसेस इंप्रूवमेंट मतलब फर्स्ट टाइम अगर हम लोग जैसे फर्स्ट टाइम अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लेट्स सपोज ओके चलो हम लोग अगर एक बार अगर हम लोग कार या बाइक ड्राइव करना सीख रहे हैं, कार ड्राइव करना सीख रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम अगर मैं ड्राइव करूंगा इट विल टेक टाइम, पहले तो आएगा नहीं, गियर कौन सा गियर कहाँ पे वो सीखना पड़ेगा, क्लच कौन सा है, कभी छोड़ना है, एक्सीलरेटर कब दबाना है, ब्रेक कैसे है,
कंफ्यूज अगर हो गए, ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया तो एक्सीडेंट हो सकता है। ये सब हम लोग को देखना है। प्रोसेस इंप्रूवमेंट का मतलब एक दिन मैंने चलाया उससे मैं नहीं सीखा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अभी धीरे धीरे मैं थोड़ा सीख गया। अब जैसे जैसे मैं रोज चलाते जाऊंगा प्रोसेस इंप्रूव होते जाएगा। तो स्टार्टिंग में जहाँ पे मैं सिर्फ सीधे रोड पे ही कार ड्राइव कर पा रहा था, अब मैं ट्रैफिक में चला पा रहा हूँ। देन पहले पार्किंग करने मुझे नहीं आता था, अब मैं पार्क कर पा रहा हूँ, है ना। देन धीरे धीरे फिर हम लोग जो आगे के जो एडवांस टेक्निक है वो सीखेंगे। एडवांस टेक्निक मतलब फिर रेस लगाएंगे, कट मारेंगे, इसको ओवरटेक करो, ये वो 10 चीज़ें फिर बाद में आते हैं। लेकिन वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो गया, मतलब बेसिक चीज़ें आपको आ गए, बाद में आप प्रो लेवल पे जा रहे हो। लेकिन पहले बेसिक चीज़ तो आना चाहिए। अगर किसी को कार चलानी ही नहीं आ रहा है, मैं डायरेक्टली उसको रेसिंग में धकेल रहा हूँ, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। रेसिंग में कौन जा सकता है? जिसको बेसिक ड्राइविंग प्रॉपर आता रहेगा। और वो बेसिक ड्राइविंग का प्रॉपर आएगा जब आप रोज थोड़ा थोड़ा या एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 बार थोड़ा थोड़ा अगर ड्राइव करेंगे तो ये हो गया। मतलब फर्स्ट टाइम में आप कोई एक चीज प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट का मतलब रोज एक कोई चीज हम लोग कर रहे हैं, या हम लोग बहुत टाइम से सिमिलर टाइप के सॉफ्टवेयर पे अगर वर्क कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका क्वालिटी इंप्रूव होगा। बस वही है। तो प्रोसेस क्लासिफिकेशन कौन से रहेंगे? इनफॉर्मल, मैनेज, मेथोडिकल एंड इम्प्रूविंग। जैसे यहाँ पे इनफॉर्मल मतलब मुझे किसी ने बताया कि भाई देखो, अगर कार का अगर स्पीड अगर बढ़ाना है, एक रेसिंग या कुछ करना है, इनफॉर्मल वे में ही सेज कि ओके ऐसा कुछ हम लोग करेंगे। देन बाइक पे हम लोग ऐसे कुछ बूस्टर्स ऐड करेंगे, है ना, या फिर यूज दिस टेक्निक, यहाँ से आप पिकअप बढ़ाओ, ये वो 10 अलग अलग वेज रहते हैं। वो इनफॉर्मल हो गया, मतलब अंदर अंदर हम लोगों ने एक दूसरे को हेल्प किया, बात किया। और डेवलपमेंट टीम में भी वैसे ही होगा कि जैसे अगर अभी आप टीवाई में हो, आपके कोई सीनियर्स थे, तो वो आपको हेल्प करेंगे, वो बताएंगे आपको कि देखो भाई जावा का मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर वी 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 वे नॉट बी एबल टू फाइंड मच गाइडेंस फॉर दैट। तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ वर्किंग और इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट इन जावा, यूज ASP.NET। बहुत सारे लोगों के प्रीवियस ASP.NET के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, इट्स क्वाइट इजी, और बहुत ज़्यादा गूगल से हेल्प मिल जाएगा। तो ये आपका इनफॉर्मल हो गया। मैंने रिटर्न में ही लिख के नहीं दिया है कि भाई जावा में मत बनाओ, इनफॉर्मल वे में हम लोगों ने बात किया। मैनेज डेवलपमेंट कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, वो मेथड्स क्या फॉलो करेंगे। मेथड्स मतलब जैसे यहाँ पे रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस SDLC टाइप है आपका, तो वो आप यूज़ करेंगे, कोई दूसरा यूज़ करेंगे, वो आएगा ना। और कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूस लर्निंग, मतलब लास्ट टाइम मैंने मोबाइल ऐप बनाया था तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, ये वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था, ये कोई बग आया था, तो इस बार जब अगर हम लोग वर्क करेंगे तो वी विल नॉट बी रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। और लास्ट प्रोजेक्ट का जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इस बार हम लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो और बेटर और जल्दी बनना चाहिए। तो प्रोसेस एप्लीकेबिलिटी में क्या बोला है, इनफॉर्मल वे में हम लोग क्या करेंगे, प्रोटोटाइप्स बनाएंगे, शॉर्ट लाइफ टाइम सिस्टम्स बना देंगे, है ना। बिजनेस में मीडियम या स्मॉल साइज सिस्टम्स कैसे बन सकते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे हम लोग, तो बेसिक एटलीस्ट उतना तो बन जाए आपका। देन लार्ज सिस्टम्स अगर है, मतलब लाइफ टाइम आपको वो चलने ही वाला है। अब शॉर्ट सिस्टम का मतलब क्या है, फॉर दिस एग्जाम अभी जो हम लोग को कंडक्ट करना है, बस उतने टाइम के लिए हम लोग को ये सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, उसके बाद रिक्वायर्ड नहीं है। वो आपका शॉर्ट लाइफ टाइम सिस्टम हो गया। कोई एक स्पेसिफिक इवेंट आप कॉलेज के लिए रन कर रहे हो, बस वो इवेंट स्पेसिफिक आपको कोई एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, बाद में वो उस काम का नहीं है, वो शॉर्ट टर्म हो गया। देन मैनेज प्रोसेस में हम लोग क्या बताएंगे कि ओके कोई एक, जैसे अभी NMIMS यूजेस सैप सिस्टम या सॉफ्टवेयर, तो अभी वो ऐसा नहीं है कि वी आर यूजिंग फॉर 1 और 2 ईयर और बाद में हम लोग इसको चेंज करेंगे, नहीं। कॉलेज हैज इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट इन दिस सॉफ्टवेयर, सो दे आर गोइंग टू यूज इट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करेंगे। मेथोडोलॉजी वेल अंडरस्टूड होनी चाहिए। री इंजीनियरिंग अप्लाई करो। री इंजीनियरिंग मतलब राइट नाउ इफ वी आर यूजिंग इट ऑन डेस्कटॉप और कंप्यूटर्स, and now the technology has changed and more people demand it on mobile or in on smart devices like on TV or on wrist watches, smart watches, तो उसके ऊपर प्रोवाइड करो, उसके ऊपर वर्क करो। देन सेम वे प्रोसेस चॉइसेस रहेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि यू सपोज टू डेवलप समथिंग, तो आप कंफर्टेबल किसके साथ हो, यू आर कंफर्टेबल विद पाइथन विद सम अदर पॉइंट्स, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो प्रोसेस टूल सपोर्ट आएगा। जेनरिक टूल्स रहेंगे, जैसे PHP है, वी हैव सम फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स, तो आप वो यूज करेंगे या कोई दूसरा प्रोसेस यूज करेंगे।
तो प्रोसेस मेजरमेंट के अंदर क्या होगा, देखो, मेजर द प्रोसेस, एनालाइज करो, चेंज करो, वापस मेजर करो, वापस एनालाइज, वापस चेंज। सो दिस इज द सेम थिंग विच गोज ऑन। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव इनफॉर्मल प्रोसेस जहाँ पे जेनरिक टूल्स रहेंगे, मैनेज दिस प्रोसेस, कॉन्फ़िगरेशन टूल्स, मतलब सपोज आई से कि ओके इफ वी आर डेवलपिंग वर्किंग विद PHP, उस पर मैं गूगल मैप के APIs ऐड कर दूंगा। देन मुझे कोई बोट्स ऐड करना है तो मुझे गूगल के साइट से ही वापस उसका सपोर्ट मिल जाएगा, वो मैं ऐड कर दूंगा। देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के API मिल गए, सो दैट आई विल बी कनेक्टिंग, तो उससे मेरा डॉक्यूमेंट एडिटिंग मॉडिफिकेशन ईजी हो जाएगा, है ना। तो दिस आर द वेज, मेथोडोलॉजी में हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि ओके दिस इज द फ्रेमवर्क और MVC फ्रेमवर्क विच विल बी फॉलोइंग, जहाँ पे हम लोग अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे। देन उसके आगे सम स्पेशल टूल्स लाइक टेस्टिंग के लिए अभी मैं सिलेनियम यूज करूंगा, जिससे मेरा टेस्टिंग और बेटर हो जाएगा, या फिर ऑन डिजाइनिंग विल बी यूजिंग सम XYZ सॉफ्टवेयर्स, फॉर डेवलपमेंट आई विल बी यूजिंग सम XYZ अदर सॉफ्टवेयर्स, जिससे मेरा डेवलपमेंट वर्क और सिंपल हो जाए, तो वो आएंगे यहाँ पे। बस वही दिया हुआ है, प्रोसेस मेजर करो, एनालाइज कहाँ कहाँ पे आपके बेस लाइन है कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बॉटलनेक्स कहाँ पे है, जहाँ पे आपका हर बार एरर्स या मिस्टेक्स आता है, उसको आप फोकस करो एंड मेक अप्लाई चेंजेस ऑन दैट। तो प्रोसेस मेजरमेंट में एट्रीब्यूट क्या क्या आएंगे आपके, अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझ में आना चाहिए, इजीली आपको समझ में आए, आप उसके ऊपर अगर डायग्राम्स बना सको तो बाकी किसी को भी आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। if without diagram or something, if I try to explain something, it's quite difficult to understand it. So हम लोगों ने क्या बोला, what extent is the process explicitly defined and how easy is it to understand the process definition. विजिबिलिटी ऑफ कोर्स डायग्राम बनाएंगे, सपोर्टेबिलिटी केस टूल्स यूज करेंगे जिससे विल बी डेवलपिंग इट, एक्सेप्टेबिलिटी मतलब प्रोवाइड द सेम प्रोटोटाइप to developers or as well as to customers so that they can accept, they can view कि how things are going to use. रिलायबिलिटी ऑफ कोर्स हम लोग को पता है, अवॉइड और यूज अ टेक्निक जहाँ पे आपको कम फेलियर्स आए या मिनिमम फेलियर्स आए, जिसको आप इजीली सॉल्व कर पाओ या प्रेडिक्ट कर पाओ, दिस माइट बी एरर्स और समथिंग। robustness का मतलब there might be some unexpected problems or errors that might arise in your system, so we should have a team who will help us to solve those errors, and we supposed to maintain a manual or a document for all those robust or unexpected problem or errors which might arise during development of different types of projects. So we'll be maintaining one document with screenshot, we'll just add some summary about it, okay, which type of error this occurred, what are the reasons, and how and what steps we have followed to solve such errors. So in future, if we follow or if we find such unexpected error, then first of all we'll take the help of that document. If that error or the solution for that error is not present in that document, then हम लोग जाके brainstorming session apply करेंगे। मेंटेनेबिलिटी कितना है, रेपिडेबिलिटी, नाउ वी वांट एवरीथिंग एट अ रैपिड पेस। इफ यू से कि ओके हम लोग आराम से बना रहे हैं, बन रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। सो एवरीथिंग शुड बी मेंटेन्ड और डेवलप एट अ फास्टर पेस, तभी आप जाके कुछ चीज़ बहुत सिंपल वे में या जल्दी से प्रोवाइड कर पाएंगे। पीपल डोंट हैव पेशेंस आज के टाइम पे। देखो, इफ यू वांट अ वेबसाइट एंड if someone comes to you asking to develop a website, if you say कि 1 month लगेगा, I'll say कि okay let it be, I'll go to Wix or WordPress, 1 घंटे में, 1 दिन में मेरा काम हो जाएगा। सो रैपिड या फास्ट पेस पे चीज़ें डिलीवर करना है तो आप खुद से अकेले नहीं कर सकते। वी सपोज टू डेवलप समथिंग एट आवर ओन एंड वी सपोज टू डिलीवर समथिंग और आउटसोर्स समथिंग, कॉम्बिनेशन होगा। क्लासेस ऑफ प्रोसेस मेजरमेंट कैसे चलेगा, टाइम टेकन फ्रॉम द प्रोसेस एक्टिविटी टू बी कंप्लीटेड, लाइक कैलेंडर टाइम, एफर्ट्स कितना लगा, एफर्ट्स मतलब हाउ मेनी डेवलपर्स, डिजाइनर्स, टेस्टर, रिसोर्स एलोकेशन पर पर्सन कितने रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर, मशीन्स आपको ऐड करने पड़े, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ सम इवेंट, लाइक कोई डिफेक्ट्स आपको कितने बार यहाँ पे फेस करना पड़ा। डिफेक्ट्स हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी ऑफ डिफेक्ट्स समझा था, क्रिटिकल, मेजर, मॉडरेट, माइनर एंड कॉस्मेटिक। सो कौन से टाइप के डिफेक्ट्स यहाँ पे आए और कौन से आपको सॉल्व करने पड़े। व्हाट इज योर गोल मैट्रिक्स, ये मैंने आपको बता ही दिया। प्रोसेस एनालिसिस एंड मॉडलिंग, मॉडलिंग का मतलब है विल प्रिपेयरिंग अ डिजाइन और अ प्रोटोटाइप और अ डमी मॉडल फॉर द सेम। सो कौन से मॉडल
इन प्रोसेस एनालिसिस एंड मॉडलिंग विल बी डिफाइनिंग कि ओके एग्जिस्टिंग आपके पास क्या सिस्टम्स है, उसमें क्या प्रोसेसेस आप कंपेयर कर पा रहे हो, और बेसिकली विच प्रोसेसेस और फंक्शंस यू कैन परफॉर्म ऑन करंट सिस्टम। तो अगर हम लोगों को नया सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनाना है, व्हाट आर द अपडेट्स वी सपोज टू ऐड देयर एंड हाउ वी आर गोइंग टू ऐड दैट। देन मॉडलिंग में वी विल बी मेंटेनिंग और प्रोवाइडिंग द डॉक्यूमेंटेशन एंड हर किसी के क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे, स्टूडेंट कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, ये सब हम लोग मॉडल डायग्रामेटिकली प्रोवाइड करेंगे। सो वही है, publish process models and standards. It is always best to start with the process analysis, existing system क्या है, कौन से लोग उसको यूज करने वाले हैं, for which purpose we are going to use it, क्वेश्चनर एंड इंटरव्यू, रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला आ गया, एथनोग्राफी उनके पास्ट प्रोसेस क्या है, उनका कल्चर क्या है, वो कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, एथनोग्राफी में यही आएगा, वो समझो और उसके हिसाब से विल बी वर्किंग ऑन इट। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्रोसेस मॉडल के अंदर एक्टिविटी क्या क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करेंगे, कौन से वे में करेंगे, क्या आपको एग्जैक्टली बताना है, बनाना है, बना के देना है उनको, और कंडीशंस क्या रहेंगे। कंडीशंस मतलब प्री कंडीशन, मतलब विच आर द बेसिक थिंग्स दे माइट बी हैविंग और विच आर द थिंग्स दे माइट नॉट। और जब आपका आउटपुट आ जाएगा तो इन व्हाट वे वी विल बी डिलीवरिंग इट। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि वी हैव करंट सिनारियो जहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम्स ही हो रहे हैं, तो प्री कंडीशन में क्या होगा, वी हैव माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म जिसके ऊपर एमसीक्यूज बेस्ड में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो विल बी कनेक्टिंग आवर सिस्टम डायरेक्टली विद दैट माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, जहाँ पे वो माइक्रोसॉफ्ट जो आपका रिजल्ट जनरेट करके दिया है वो हम लोग कलेक्ट करेंगे एंड दैट विल बी कनेक्टिंग विद आवर सॉफ्टवेयर, और वो ऑटोमेटिकली फिर स्टूडेंट्स को उनका रिजल्ट बता देगा या हम लोग उनको अलग से बताएंगे, जो भी कंडीशंस रहेंगे। देन किसके क्या रोल्स रहेंगे, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए उसमें, एक्सेप्शन हैंडलिंग, रन टाइम कोई एरर्स या एग्जांपल्स कुछ आपको नहीं समझा है, इन जहाँ पे कंफ्यूजन आ सके, है ना, तो वो कैसे हैंडल करेंगे, रन टाइम एरर्स वो बताएंगे। सो यहाँ पे आपको वही दिया है। देखो अब ये बहुत सारी सिंपल चीज़ है जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं डाल रहा हूँ। प्री कंडीशन क्या रहेंगे, रोल किसके क्या रहेंगे, टेस्ट इंजीनियर्स कौन क्या चीज़ें परफॉर्म करेगा, पोस्ट कंडीशन क्या रहेंगे, आउटपुट आने के बाद में अगर रिजल्ट आ रहा है तो हम लोग रिजल्ट में अगर पास या फेल है तो वो हम लोग कैसे डिस्प्ले करेंगे, रिजल्ट कैसे हम लोग बताएंगे, एंड इफ दे आर पास देन इफ दे वांट टू टेक एडमिशन तो वो कैसे हम लोग देने वाले हैं उनको, वो हम लोग बताएंगे। सो दिस आर द पॉइंट्स, एक्टिविटी मॉडलिंग है। अब ये देखो, ये हम लोग कुछ प्रैक्टिकल्स में करते हैं, वही है एक्टिविटी मॉडलिंग। Test data, read module specification, then same way check out modules, test execution, test reporting कैसे होगा, बहुत सिंपल है, जैसे दिया हुआ है that's how you supposed to read it out, nothing that difficult, इसमें कोई वैसा नहीं है। Process exception क्या होगा, है ना, कौन से क्रिटिकल फैक्टर्स है जहाँ पे पीपल माइट बिकम, प्रोसेस एक्सेप्शन में क्या होगा कि टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो गया, बजट सडनली कम हो गया, या द पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट दे आर नॉट देयर, देन हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल द प्रोसेस वो टाइम पे। सो वो ये सब आपको देखना है, बैकअप कौन रहेगा, ये सब आपको समझना है। ओके, प्रोसेस चेंजेस, जैसे जैसे आप देखो कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस रहेंगे, एडवांसमेंट होंगे, न्यू कुछ चीज़ें आपके राइवल्स अगर अपडेट करते जाएंगे, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू अपडेट द सेम थिंग्स ऑन योर सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर एज वेल। Okay, so as you can see, we have identified improvements कहाँ पे होंगे, प्रायोरिटी डिफाइन करेंगे, which improvements we supposed to apply first, then introduce the same changes, और उसके हिसाब से जैसे लेट्स सपोज अभी तक हम लोग कहीं पे भी we were not focusing mainly on
मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड विद इट. तो इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस मॉडल चलेगा बिकॉज नाउ इट्स आर नेसेसिटी टू डेवलप मोबाइल एप्स फॉर अ वेबसाइट्स. सो प्रोसेस प्लान चेंज क्या होगा, ऐप डेवलपमेंट का ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, फीडबैक लेंगे जो भी हम लोग ऐप बना रहे वेदर इट्स फाइन और नॉट और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से वापस कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट क्या चीज़ रिवाइज करने की ज़रूरत है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे. सो दैट्स व्हाट प्रोसेस चेंज स्टेजेस है. दैट्स इट. We are done with unit 3. This was the last topic of unit 3. So we are done. Any doubt, anyone? Let me know. किसी को कोई डाउट्स है जल्दी बताओ. No, sir. Anyone, any doubts? No, Okay. sir. No, sir. ठीक है. So after this we have unit 4 और unit 4 के अंदर कुछ points है. अब unit 4 and 5 जो है they are quite simple एज कम्पेयर टू फर्स्ट 3 यूनिट्स. जितना टाइम हम लोग को फर्स्ट 3 यूनिट में लगा है उतना ज़्यादा टाइम अभी यहाँ पे नहीं लगेगा. वो आपका थोड़ा इससे सिंपल होगा. चीज़ें थोड़ी सिंपल है, स्मॉल है. एंड वी हैव लाइक वी कैन से कि हम लोग के पास काफ़ी जल्दी से आपके लास्ट के 2 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे. इट वॉन्ट टेक मच टाइम. अब आज के लेक्चर में जो है मैं यूनिट 4 स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ. लेट इट बी, नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं. बट वी ओनली सपोज टू रिमेंबर कि यूनिट 4 के अंदर व्हाट पॉइंट्स वी हैव. एज यू कैन सी इन यूनिट 4 वी हैव वेरिफिकेशन वैलिडेशन वाला पार्ट. मैंने आपको वी मॉडल बताया था, वी मॉडल, वेरिफिकेशन वैलिडेशन. द सेम विल बी फॉलोइंग हियर एज वेल. तो मैं आपको क्विकली नेक्स्ट टाइम वी मॉडल जो है वेरिफिकेशन वैलिडेशन वाला वो रिवाइज करा दूंगा एंड सेम विल बी फॉलोइंग हियर नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स. ओके, तो आज का हम लोग थोड़ा यहाँ तक रखते हैं. एक बार मैं आपको वी मॉडल बता देता हूँ सर, देन विल स्टॉप. वी मॉडल आई थिंक आपने याद है नहीं है, आई डोंट नो. इट्स कॉल्ड एज वी मॉडल इन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन वाला पार्ट. सो वी सपोज टू हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट दिस वी मॉडलिंग. एक मैं आपके साथ डायग्राम शेयर करता हूँ और वो आपको याद रखना है. दैट्स व्हाट विल बी डिस्कसिंग ऑन इन फ्यूचर एज वेल. वी मॉडल ऑफ वेरिफिकेशन वैलिडेशन, और क्या होगा, कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगे वो समझना है. तो आई जस्ट शेयर वन डायग्राम. देखो कमेंट्स में मैंने डायग्राम एक शेयर किया है. Just 1 minute. Okay, I don't know डायग्राम क्यों नहीं आ रहा है. I'll just share a browser. देखो, this is our diagram. So as you can see, requirement gathering analysis, system design होगा, system design के बेस के ऊपर system test होगा, then high level test आएगा, high level designs आएंगे, उसके बेस के ऊपर integration test होगा, low level design उसके बेस के ऊपर sorry यहाँ पे ये change हो गया, ऐसा नहीं आएगा. यहाँ पे यूनिट टेस्ट आएगा. दिस डायग्राम इज रॉन्ग, और एक्सेप्टेंस टेस्ट ऊपर आएगा. सॉरी, देखो ऐसा आता है, एक्सेप्टेंस टेस्ट ऊपर आएगा, यूनिट टेस्ट आएगा. सो एक साइड जहाँ पे हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सिस्टम डिज़ाइन और ये सब कर रहे हैं, इसको वेरिफिकेशन बोलते हैं. और ये जो सेकेंड साइड जहाँ पे हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं डेवलपमेंट के बाद में, इसको हम लोग वैलिडेशन बोलते हैं. सो ये वेरिफिकेशन वैलिडेशन वी मॉडल डिटेल में आपको याद रहना चाहिए. दैट्स व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट टाइम. सो आज के लिए मैं यहाँ पे ही स्टॉप करता हूँ. नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. वेट टिल आई टेक अटेंडेंस.